सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष पाराशर। जैसा कि आप जानते हैं कि 3rd of September को आपका CDS का एग्ज़ाम है। तो उसी के चलते मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने CDS 2 2022 में 196 मार्क्स स्कोर करे हैं और मेरा मैथ्स में स्कोर था 73। तो मेरे को लगता है कि मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ और आप कैसे अपने मार्क्स मैथ में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं जो आपके मार्क्स, अगर आपके अभी अराउंड 40 to 45 मार्क्स आ रहे हैं तो आप इनको आराम से 10 से 15 मार्क्स बढ़ा सकते हैं इन वीडियोस को देख के। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स गो। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m is mx square plus mx plus 8x plus 9 is going to be a perfect square। सो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो एक नेचुरल नंबर है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि mx² प्लस mx प्लस 8x प्लस 9 अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करने की कोशिश करेंगे ना तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एटलीस्ट मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, 10 मिनट तो कम से कम लगेंगे। तो हमें इन क्वेश्चन को कोशिश करने की हम ऑप्शन की मदद से करें। तो चलिए हम पहला ऑप्शन ऐसे ही शुरू करेंगे। हम पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है? 1 है। अगर a की वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा, मतलब m की वैल्यू अगर 1 है तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस ये x बन जाएगा, ये 8x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 9x प्लस 9। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर x है, ये x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6x होना चाहिए था। 2ab, ab कितना है यहाँ पे? जैसे हमारे पास होता है ना a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे होता है। a इंटू में b, तो यहाँ पे a इंटू बी क्या होगा? x इंटू 3 3x इंटू 2 6x। तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास गलत। अब हम आते हैं किसके पास? ऑप्शन नंबर बी। बी आ जाएगा हमारे पास, m की जगह 4 रखा, 4x² प्लस 12x प्लस 9। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनेगा? क्योंकि ये तो 2x का होल स्क्वायर बन गया, ये इधर 9 हो गया 3x का होल स्क्वायर, और हम 12x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3। सो ए स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। तो ये अगर हम m की वैल्यू 4 है तो ऑब्वियस सी बात है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अभी हमारा ये आंसर श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आंसर होगा ही होगा। दूसरा, आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मान के चलिए कि जैसे आप 9 रखेंगे तो ये बनेगा 9 और 8 17x, और 17x हो ही नहीं सकता कि ये 2ab बन जाए। तो हमारे पास क्या होगा? क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 9 को तो हम लिख सकते हैं, 9 जो है वो तो 3 का स्क्वायर है। और अगर हम यहाँ पे m को क्या लिखेंगे? m को अगर हम 9 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 9x² प्लस 17x प्लस 9। तो ये क्या बनेगा? 3x का होल स्क्वायर। फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, मुझे आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 17x जो है ये कभी भी 2ab नहीं बन सकता। जब a क्या है हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई कोई चीज होती है तो वो इवन आता है। वो क्या होता है? इवन नंबर यहाँ पे ऑड दे रखा है तो ये गलत। जैसे हमारे पास बी ऑप्शन भी गलत है, तो बी में 9 दे रखा था तो हमारे पास सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इस तरह से आपको थोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से थ्रू सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा, जो आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जैसे हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम 4 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, और जब हम 16 रखेंगे तो भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 16 से आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे 100% आएगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे ये बन गया 16x² प्लस 16x प्लस 8x प्लस 9। तो ये बन जाएगा 4x का होल स्क्वायर, ये बन गया यहाँ पे 24x, ये बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो अभी क्या हो जाएगा? 24x हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे? 4x, बी क्या है यहाँ पे? 3, सॉरी बी क्या है यहाँ पे? 3।
तो ये क्या हो गया, 2 × 4 8, 8 × 3 24x। तो ये क्या बन गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया, डी हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। तो आपको अगर आप बेसिक्स करने जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कंडीशंस देनी पड़ेंगी, जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हमें एग्जाम में मैक्सिमम अगर हमें 60+ मार्क्स लेके आने हैं तो हमें ऑप्शन का यूज़ करना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया किस तरह से आप यहाँ पे करोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि 3 टैप हैं ए बी, ये है हमारे पास टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है ये टाइम एंड वर्क। और ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास सीडीएस में टाइम एंड वर्क टॉपिक से। और ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं क्यों इतना अच्छा है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए जो जो मेन आपको पूरा क्वेश्चन, जैसे बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको मेन चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे कि ए बी सी दे रखा है यहाँ पे, ये किसी काम को 6 आवर्स में करते हैं। सी का दे रखा है, सी उसी काम को 12 आवर्स में। यहाँ पे क्योंकि टैंक है ना, और यहाँ पे भी टैंक दे रखा है, तो मतलब सेम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, वो सेम वर्क कर रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब सेम अमाउंट का वर्क कर रहे हो, सेम वर्क का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो टाइम एंड वर्क की जो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ कि इनको ना हम 3 तरह से कर सकते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। एक सबसे पहला होता है फ्रैक्शन मेथड, कि हम क्या मान लेते हैं, हम मानेंगे कि जो हमारे पास कंप्लीट वर्क है वो क्या होगा, 1 यूनिट। दूसरा होता है एलसीएम मेथड। एलसीएम में क्या होता है, हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज दिए होते हैं या फिर नंबर ऑफ जो भी टाइम पीरियड दिया होता है उसका हम एलसीएम मानते हैं टोटल वर्क को, और वहां से हम वर्क निकालते हैं। तीसरा हमारे पास होता है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज में क्या होता है कि हम टोटल वर्क को अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल वर्क है वो 100% है और उसको सारे लोग कर रहे हैं मिलकर। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे होगा। जैसे इन्होंने दे रखा है कि a+b+c, एलसीएम मेथड से मैं आपको बताऊंगा क्योंकि उससे सबसे आसान होगा। 6 आवर्स में क्या है, किसी काम को कंप्लीट कर लेता है। सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। सी के बारे में भी दे रखा है कि सी क्या है, 12 आवर्स में फिल कर देता है। To fill the tank when it is empty, all the three taps started together. After working 3 hours, tap C is closed and the tank is filled in 8 more hours. What is T equal to? तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम टोटल वर्क क्या मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 यूनिट्स। हमने मान लिया कि 12 यूनिट्स काम करना है इनको मिल गए। जब a+b+c 6 आवर्स में 12 यूनिट्स काम करते हैं तो 1 आवर में कितना करेंगे, 2 यूनिट। सी 12 आवर्स में पूरा 12 यूनिट काम करता है तो 1 घंटे में 1 यूनिट। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि a+b+c ये क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी आई 2 यूनिट्स और सी की एफिशिएंसी आई 1 यूनिट। तो हमारे पास a+b की एफिशिएंसी भी कितनी आ गई, 1 यूनिट। ये एफिशिएंसी होता है कि मतलब सेम टाइम में कौन कितना काम कर सकता है। जैसे मैंने मान के चलिए मेरे पास 3 लेबरर्स हैं, उनके मैंने 2-2 घंटे दिए, लेकिन वो 2-2 घंटे क्या है, 2-2 घंटे में तीनों अलग अलग लेवल का काम करेंगे। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो उसी टाइम पीरियड में ज़्यादा काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो उतने ही टाइम पीरियड में कम काम करेगा। तो ये चीज़ हमारे एफिशिएंसी बताती है हमें। अब हमसे बोल रहे हैं कि टू फिल द टैंक व्हेन इट इज एम्प्टी, ऑल द थ्री टैप्स स्टार्टेड टुगेदर। तीनों टैप्स को हमने शुरू में स्टार्ट करा, लेकिन 3 आवर्स के बाद सी को क्या करा, क्लोज कर दिया एंड द टैंक इज फिल्ड इन 8 मोर आवर्स। तो हमारे पास क्या है, 3 आवर्स तक तो तीनों ने मिलकर काम करा। अब 3 आवर्स तक दोनों मिलकर काम करेंगे, 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 2 यूनिट। तो 3 घंटे में क्या करेंगे, 2 टी यूनिट। अब हमसे बोल रहे हैं कि सी को हमने क्लोज कर दिया। सी को क्लोज कर दिया तो अब कौन काम करेगा, ए और बी। और ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 1 यूनिट। टैंक इज फिल्ड इन 8 मोर आवर्स, मतलब कि जब सी को बंद करा उसके बाद 8 घंटे और लग गए। 8 घंटे और लगने का मतलब ए और बी ने 8 घंटे और काम करा। 8 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे वो, 1 घंटे में 1 यूनिट काम करते हैं तो 8 घंटे में 8 यूनिट काम। और ये मिला के पूरा वर्क हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, हमने माना था टोटल वर्क 12 यूनिट, तो आ जाएगा 12। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 - 8/2 दैट इज 2 यूनिट्स। तो देखिए आप, ये इससे कितना आसान हो गया एलसीएम के मानने से। तो आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं कि आप एलसीएम मानिए जितने नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, वहाँ से आप एफिशिएंसी निकालिए और फिर कुछ नहीं करना, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है सिंपली उसको अप्लाई करिए और आप अपना आंसर पाइए। ये करना है बस आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये आप ध्यान रखिए सारे पीवाई क्यूज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे जल्दी जल्दी करना है। ये तो मेरे को समझाने में आपको टाइम लग रहा है, वरना आप जब
एग्जाम में करोगे तो आपको सीधा सीधा लिखना है कि ए प्लस बी प्लस सी को 6 घंटे लग रहे हैं, सी को 12 घंटे लग रहे हैं। टोटल वर्क आपने मान लिया कितना, 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स मान लिया तो आपने एफिशिएंसी निकाल ली इनकी। एफिशिएंसी निकाल ली, उसके बाद सीधा जो क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है उसको अप्लाई करा, इक्वेशन बनाई तो आंसर निकाल लिया। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इस क्वेश्चन को करने में 40 से 45 सेकंड लगेंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की, आप अपने 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। यहाँ दे रखा है हमें कि ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन x 1.5x 2x days if they complete the work together in what ratio they should be paid। तो देखिए जैसे कि हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि किस रेशो में उनको तीनों एक साथ काम करते हैं, किस रेशो में उन्हें पैसा दिया जाना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी किसी बंदे की, आप उसको उतना ही पैसा देंगे। एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मनी पेड टू अ पर्टिकुलर लेबर, मनी पेड। जैसे किसी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट कि वो 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, और किसी दूसरे बंदे की एफिशिएंसी है वो 5 यूनिट काम करता है। और अब आप मानिए इनको आपने 80 रुपये दिए, दोनों बराबर एक एक घंटे दोनों ने काम करा, इसने 3 यूनिट काम करा, इसने 5 यूनिट काम करा, और आपने 1 घंटे के बाद इनको 80 रुपये दिए। तो जो इनका रेशो है, एफिशिएंसी का जो रेशो है वो क्या है, 3:5। तो जो इनको पैसा मिलेगा वो भी इसी रेशो में मिलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी किसके बराबर है, मनी पेड के। जिसकी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे दे रखा है हमें कि ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्किंग। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफिशिएंसी जो होती है वो मनी पेड के तो इक्वल होती है, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम टेकन। अब खुद बताइए, जैसे कि मान के चलिए मैं हूँ और मेरे साथ एक बंदा और है, हम दोनों क्या कर रहे हैं, हमको सेम टाइम दिया गया। हमको क्या है, सॉरी सेम टाइम नहीं, हमें सेम वर्क करना है। अब हमें सेम वर्क करना है, मैं क्या है एक दिन में कम काम करता हूँ, और जो दूसरा बंदा है वो एक दिन में ज़्यादा काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बराबर काम को करने के लिए उसको, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम पीरियड कम लगेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा उसको टाइम पीरियड कम, और जिसको टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो एफिशिएंसी रेशियो होता है वो इक्वल होता है टाइम रेशियो के। एफिशिएंसी रेशियो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम रेशियो के। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि किसी काम को ए बी सी, ये मान के चलिए, यहाँ पे आप एक्स की जगह कुछ और भी मान सकते हैं। मतलब मैं आपको सॉल्व कराने के लिए मान लेते हैं कि एक्स को 2 मान लिया हमने, इसको कुछ भी मान सकते हैं एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स मैटर ही नहीं करता क्या है। तो हमारे पास ए को कितना टाइम लगेगा, 2 दिन। बी को कितना टाइम लगेगा, 3 दिन। सी को कितना टाइम लगेगा, 4 दिन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए को सबसे कम टाइम लग रहा है, तो ए की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो, ए की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी तो ए को क्या होगा, सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप यहीं से देखिए, पहले ऑप्शन में क्या है, हमारे पास सी को सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। मिलना क्या चाहिए, ए सबसे ज़्यादा, ये है इनका टाइम रेशो। इस मतलब कि 2:3:4 में इतनी जल्दी जल्दी ये काम कंप्लीट करेंगे। ए 2 दिन में कर लेगा, बी 3 दिन में करेगा, सी 4 दिन में। तो जो एफिशिएंसी का रेशो आएगा, पहले तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एफिशिएंसी जो रेशो होगा वो होगा 1/2 रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी रेशो, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम रेशो। सॉरी, जो एफिशिएंसी का रेशो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम रेशो। 1/2 रेशो, 1/3 रेशो, 1/4। अभी हम ना क्या करते हैं कि जो एफिशिएंसी जब हमारे पास फ्रैक्शंस में आती है तो हमें थोड़ा सा समझ में कम आता है कि इसका क्या मतलब है, 1/2 रेशो, 1/3 रेशो, 1/4। तो हम क्या करते हैं, जो ये ना डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यूज आई पड़ी हैं, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 12। तो हमारे पास आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। तीनों को आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 6:4:3। ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास क्या आंसर आ गया, 6:4:3। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं भी मार्क कर रहा हूँ, टाइम रेशो दे रखा है 2:3। बेसिकली इसको 2 डेज लग रहे हैं, इसको 3 डेज लग रहे हैं, इसको 4 डेज लग रहे हैं। तो यही हमारे पास क्या है, टाइम रेशो भी है कि अगर ये टू मतलब इसको 2 यूनिट टाइम लगेगा तो इसको 3 यूनिट टाइम, इसको 4 यूनिट टाइम।
तो आप खुद देखिए ए को क्या है सबसे, ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ए बी सी, ए को सबसे कम टाइम लग रहा है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ए की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी तो हमारे पास पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा, बी को क्या है, सी से कम टाइम लग रहा है, तो बी की एफिशिएंसी सी से ज्यादा होगी। बी की एफिशिएंसी सी से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे आप देखिए तीनों ऑप्शन में जो बी की एफिशिएंसी है वो सी से ज्यादा है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। बट मैंने आपको बताया कि टाइम रेशियो आ गया तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी रेशियो आ जाएगा 6:4:3। आपको ये दो चीजें याद रखनी है बेसिकली, ये आपको तीन चार चीजें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। एक तो ये एफिशिएंसी जो है वो जितना ज़्यादा टाइम लेगा उसकी उतनी एफिशिएंसी कम। दूसरा, जिस एफिशिएंसी में वो काम करेंगे उसी एफिशिएंसी में उनको पैसा बांटा जाएगा। रेशियो टाइम रेशियो इनवर्स होता है दूसरे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था पेपर में। ये है हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन। परसेंटेज के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं सीडीएस के एग्जाम में, तो आप मेक श्योर करें कि ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाएं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 12% ऑफ बनानास, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है आपके लिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं, तो आप देख लेना क्या आपको मतलब, जब भी लंबा क्वेश्चन है क्या चीज़ें आपको फोकस करनी है, वो सारी चीज़ें देखनी है आपको। यहाँ पे दे रखा है कि 12% ऑफ बनानास बॉट बाय अ फ्रूट वेंडर गॉट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ऑन सेलिंग द रिमेनिंग बनानास द वेंडर्स ओवरऑल प्रॉफिट टर्न्ड आउट टू बी 4%, इफ द वेंडर हैड नॉट लॉस। बेसिकली उसके पास क्या थे 12%, हम मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, ये उसके पास मान लेते हैं टोटल बनानास कितने थे। ये आपको मतलब जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं ना उनके दो तीन तरीके होते हैं करने के, लेकिन सबसे जो इजी और सबसे बेसिक है जो, जिसमें मतलब जब वो है, आप मान लीजिए टोटल बनाना 100 यूनिट है और हर बनाना की कॉस्ट कितनी मान ली मैंने, हमने वाले 12% ऑफ बनाना था ना, मैंने मान लिया कि इसके पास टोटल बनाना ही 100 है और हर किसी की कॉस्ट कितनी है, 1 रुपी। तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है उसके बाद अभी 100 रुपीज़ के बनाना है, और बनाना बॉट बाय फूड वेंडर ऑन सेलिंग द रिमेनिंग बनाना, क्या बोल रहे हैं कि उसके 12% बनाना, तो 12% बनाना क्या हो गए उसके, खराब हो गए, तो उसके पास जो रिमेनिंग बनाना है वो क्या है, रिमेनिंग बनाना 88 रुपीज़ के उसके पास बनाना है, क्योंकि हमारे पास 100 बनाना थे, उनमें से 12% तो मतलब 12 ही हो गया वैल्यू, और रिमेनिंग बनाना कितने हुए 88। अब ये बोल रहा है कि उन सेलिंग द रिमेनिंग बनाना, इसको बेचने के बाद भी उसका जो वेंडर का ओवरऑल प्रॉफिट है वो टर्न आउट टू बी 4%, मतलब कि इसको 4% का प्रॉफिट हुआ। तो उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 100 बनाना की जो कॉस्ट थी वो का प्रॉफिट हुआ, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया उसको, मतलब कि 12% बनाना खत्म खराब होने के बाद भी उसको 4% का प्रॉफिट हुआ है, तो उसको सेलिंग प्राइस हो गया, उसका सेलिंग प्राइस 104 यूनिट। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि vendor had not lost any bananas and has sold them at the price of remaining bananas, what would have been his profit percentage। ये बोल रहे हैं कि अगर उसके बनानास ना खोए होते और उसने उनको रिमेनिंग प्राइस पर ही बेचा होता, तो व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो अभी देखो इसने सेलिंग प्राइस क्या है, 88 के बनानास इसने 104 रुपए में बेचे, तो इसने एक बनाना कितने में बेचा, 104/88, ये उसने क्या करा है, इतने में एक बनाना उसका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास 1 रुपी, तो प्रॉफिट होता क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, 104/88 -1, तो ये कितना हुआ, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 16/88, ये क्या हुआ 16/88। और अब हमारे पास क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कुछ नहीं होता, सीधा सी फॉर्मूला है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे 16/88 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1/100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 22 पे गया, 4 टाइम्स 4 से जब कट करेंगे 25 पे गया, ये 11 पे गया, ये 8 पे गया, तो क्या आंसर आ गया 200/11%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18/11%। तो ये आपको करना है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको और भी, ये जो आपने मैंने लास्ट में ही कहे ना कि
88 यहाँ से आप सीधा निकाल सकते थे इसको। यहाँ से आप रेशो ले लीजिए कि उसने क्या करा है, 11 से अगर मैं कट करूँगा तो 11 की चीज़ उसने 30 में, ये क्या है यहाँ पे जो रेशो आने के बाद जो चीज़ होती है ना, उसका मतलब है ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, कि उसने 88 की चीज़ 104 में बेच दी, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 88 था, सेलिंग प्राइस 104 है। अगर हम इसको रेशो लेंगे तो मतलब 8 से मैं इधर डिवाइड कर दिया 8 से, क्योंकि रेशो में आप किसी भी साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, रेशो चेंज नहीं होता। तो हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस अगर 11 था, 13 उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस, 2 रुपये का 2 यूनिट का फायदा, 11 यूनिट इंटू 100। तो यहाँ से आप वही आंसर आएगा जो हमारा यहाँ पे आया था, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मतलब हर दूसरी तीसरी बार इसको यूपीएससी पूछती है, क्योंकि ये बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन है। ये यहाँ पे दो है कि अलजेब्रा का बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल क्वेश्चन। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। बेसिकली रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको हम जब हम इक्वेशन में रखें, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको जब हम इक्वेशन में वेरिएबल की जगह रखें तो हमारे पास आंसर क्या है, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे बोल रखा है कि ए एंड बी इसके रूट से रखें, तो अगर हम ए और बी को यहाँ पे रखेंगे ना एक जगह, तो हम जैसा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 1 इक्वल टू 0, वो सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई होती है तो उसमें दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। पहली, जो सम होता है रूट्स का, सम ऑफ रूट्स, जैसे यहाँ पे हमें रूट्स क्या गए ए और बी, तो सम क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ पे -7 है। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए और बी रूट्स है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा ए बी, वो होता है सी अपॉन ए। ए तो मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है ये। तो अब इन इसी से ये क्वेश्चन बनेगा, बताऊंगा मैं कैसे। हमें दे रखा है ए और बी रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है -7, अगर मैं इसको प्लस लगाऊंगा तो -7 बनेगा, डिवाइडेड बाई 1, ये आ जाएगा 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 1। अब देखिए, अब देखो जब हमें ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, ये कैसे आएगा, ये इसके अलजेब्रा के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैं बताऊंगा ये आपको क्यों, हमें ये लगाने की जरूरत क्यों है। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे पहले। ए प्लस बी क्या दे रखा है हमें 7, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस ए इंटू बी 1, 2 इंटू 1 2, तो ये वाली वैल्यू आ गई 47। अब जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, सिमिलरली ये चीज़ हमें यहाँ पे लगानी है, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अगर इसको हम देखो, इसको ओपन करेंगे तो आएगा हमारे पास ए स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज ए टू द पावर 4, ये टर्म मिल गई। बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बी टू द पावर 4, ये वाली टर्म मिल गई। लेकिन यहाँ पे हमें एडिशनल क्या मिलेगा, प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम उसको कैंसिल करेंगे, ट्वाइस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम, ये बन जाएगा 47 का होल स्क्वायर माइनस 2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, तो 47 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आता है हमारे पास 2209। ये वैल्यू मेरे को याद है, लेकिन आप इसको सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं, -2। तो क्या आंसर आ गया 2207। ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है जो मतलब ए और बी जो है उनकी पावर 2 है, तो 2 पावर में जाने के लिए यहाँ पे हमारे पास पावर 1 का हमें वैल्यू पता है ए प्लस बी की, लेकिन हमें पावर 2 में जाना है तो हमें स्क्वायर करना पड़ा। अब हमें पावर 2 पता चल गई यहाँ से, लेकिन हमें पावर 4 में जाना है, तो यहाँ पे हमने फिर से स्क्वायर करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये
देखिए मैंने किस तरह से सॉल्व कराए हैं, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में ऑप्शन का जितना आप इस्तेमाल करोगे सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। अदरवाइज अगर आप बेसिक से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ, क्योंकि सीडीएस में क्वेश्चन ही इस प्रकार के आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि इसमें ऑप्शन के बिना उनको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर में आपको जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन हुए, सिमिलरली ट्रेगो के क्वेश्चन हुए, इन क्वेश्चंस में तो आपको दो चीज़, एक तो वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो आप, या फिर मैक्सिमम टाइम्स आपको ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है आपके लिए। आगे मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं आपको कवर कराऊंगा, जैसे कि इंग्लिश हुआ, जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए, क्योंकि मैंने जीएस में सीडीएस 1 2022 में 50 मार्क्स स्कोर करे थे और सीडीएस 2 2022 में 40 अराउंड 42 मार्क्स करे थे, और जो सी डी एस 1 2023 हुआ है इसमें भी मेरे अराउंड 45 प्लस मार्क्स थे। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है लास्ट टाइम में, जिससे कि आप अपने मार्क्स बढ़ा सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। सिमिलरली मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर आप कोई डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।